everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 physical education students, how are you all? And आज guys हमें पढ़ना है अपना चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम जानेंगे डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट के बारे में कि एक्चुअली में डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर होते क्या हैं। एंड जो लोग डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर को फेस करते हैं ना, एक्चुअली में आप उनके बारे में बहुत डिटेल में जान पाएंगे इस चैप्टर में। और इवन हम एटिकेट्स के बारे में भी इस चैप्टर से सीख सकते हैं कि अगर हम कभी किसी ऐसे बच्चे से मिले या किसी एक ऐसे इंसान से मिले जो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको देने वाली हूँ ऑफ दिस चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पढ़ना है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी का मीनिंग ना आप सबसे पहले डिसेबिलिटी वर्ड से ही जान सकते हो। डिस मतलब हो गया किसी चीज़ का नहीं होना, डिस मतलब नो, एंड एबिलिटी मतलब हो गया गाइस कैपेसिटी या फिर किसी भी चीज़ की क्षमता। तो डिसेबिलिटी में क्या होता है एक्चुअली में कि हमारे पास किसी भी चीज़ को करने की क्षमता नहीं होती है और हम उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी जो है गाइस, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो किसी ना किसी तरीके की इम्पेयरमेंट को सफ़र करता है। इम्पेयरमेंट मतलब कि या तो उनके बॉडी में या उनके माइंड में किसी तरीके का डिफेक्ट है एंड उसकी वजह से जो है वो डे टू डे लाइफ के जो फंक्शंस है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कुछ नॉर्मल लोग होते हैं यानी कि जिनकी बॉडी बिल्कुल फिजिकली फिट है, फाइन है, वो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि चलना हो या फिर आपको भागना हो या फिर खुद से खाना खाना हो, एनीथिंग जो भी काम है नॉर्मल लोग जिनकी बॉडी बिल्कुल फिट होती है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट वहीं पे जो फिजिकली डिसेबल्ड कहो या मेंटली डिसेबल्ड लोग बोलो, उनकी किसी ना किसी बॉडी पार्ट में ना कोई डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट की वजह से वो नॉर्मल फंक्शंस पे अच्छे से या सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यही एक सिंपल मीनिंग है डिसेबिलिटी का। यानी कि डिसेबिलिटी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहे तो डिसेबिलिटी को देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में एनी डिसएडवांटेज, किसी भी एक टाइप की डिसएडवांटेज हो सकती है, वो या तो हो सकती है कोई फिजिकल डिसएडवांटेज हो, जैसे कि कोई ब्लाइंड हो तो वो देख नहीं सकते हैं। वहीं पे मेंटल डिसएडवांटेज भी होती है, जहाँ पे दिमाग सही से ना चल रहा हो तो भी कई लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे सही से। तो डिसेबिलिटी बहुत सारे फॉर्म्स की होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो डिसेबिलिटी क्या है? कोई भी एक डिसएडवांटेज जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो नहीं कर पा रही है किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी को परफॉर्म। ठीक है, जो नॉर्मल लोग काम कर सकते हैं वो डिसेबल लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया है किसी ना किसी डिसएडवांटेज की वजह से। अब जो डिसेबिलिटी है गाइस, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिसेबिलिटी काफ़ी अलग अलग टाइप्स की भी होती है, जैसे कि कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो डिसेबिलिटी है डे टू डे एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है इंडिविजुअल की। एंड डिसेबिलिटी अब अगर आप कहो आपकी आती कैसे ह्यूमन बीइंग में, तो एक पहला रीज़न होता है डिसेबिलिटी बाय बर्थ आ रही है, यानी कि किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है या मेंटली आप में कोई डिफेक्ट हो गया है किसी में। तो डिसेबिलिटी या तो बाय बर्थ होती है कि जब वो पैदा हुए हैं तो हो सकता है डेफ हो सकता है ब्लाइंड हो। ठीक है, डिसेबिलिटी पहले क्या हो गई? बाय बर्थ हो जाती है। या फिर कुछ जो लाइफ टाइम में हो जाती है, यानी कि अकरिंग ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, यानी कि जब कोई बड़ा हो रहा है उस समय में कुछ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, उस वजह से जो है किसी को डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि कोई जब पैदा हुआ है बिल्कुल ठीक है, पैर भी है, हाथ भी है, बिल्कुल फिजिकली फिट है, बट क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उनके पैर चले गए, तो इस तरीके से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो पहला रीज़न क्या है डिसेबिलिटी होने का? बाय बर्थ। और दूसरा क्या है कि वो लाइफ टाइम में भी हो सकती है। डिसेबिलिटी जो है गाइस, वो आप एक तरीके से कह सकते हो, सिंपल अगर हम कहें तो ये क्या है? इनएबिलिटी टू डू वर्क, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए डिसेबिलिटी का कि WHO ने डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन करा है। तो कैसे करा है? डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी। वही मैंने आपको समझाया, डिसेबिलिटी का मतलब क्या? लैक ऑफ एबिलिटी या फिर किसी क्षमता की कमी होना। तो अकॉर्डिंग टू WHO डिसेबिलिटी क्या है? रिस्ट्रिक्शन है या लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर, क्या कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना उस मैनर में जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। अगर आप इस और वाली लाइन को अभी रीड नहीं करोगे तो तुम अच्छे से समझ सकते हो डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब कि किसी बॉडी पार्ट में इफेक्ट होने की वजह से, किसी भी टाइप की इम्पेयरमेंट होने की वजह से नॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर कोई इंसान नहीं कर पाए तो उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? डिसेबिलिटी मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शन या फिर लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है वो गाइस कर सकते हैं। ठीक है,
है। बट अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आई तो आप पूरे लिखना, आपको समझ में आ गया है डेफिनेशन क्या है डिसेबिलिटी की। और आप ये सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डिसेबिलिटी की। क्या है सबसे सिंपल डेफिनेशन? एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ इज नोन एज डिसेबिलिटी। आप ये लिख देंगे एंड उसके बाद डिसेबिलिटी के टाइप समझा देना एंड जो है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? डिसेबिलिटी क्या है? कोई भी एक टाइप के डिसएडवांटेज जिसकी वजह से जो इंसान है वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे हमारी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया डिसेबिलिटी क्या होती है और आप डिफाइन कर सकते हैं डिसेबिलिटी को। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। देखो, डिसेबिलिटी खाली एक वही नहीं होती है कि अगर कोई जन्म से जो है उनके ब्लाइंड है, वो डेफ है, वो डम है, वो खाली ये डिसेबिलिटी नहीं होती है, ये तो सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ कोग्निटिव डिसेबिलिटी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इंडिविजुअल की लाइफ में। किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि नर्व से, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड होता है ये। तो जो है इंसान क्या होता है, अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता या फिर लिख नहीं पाता है। इस डिसेबिलिटी को गाइज ना एक तरीके की इनविजिबल डिसेबिलिटी भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सामने से इंसान को देखोगे, अगर किसी को कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो तो आप जब उस इंसान को देखोगे तो आप लोग अरे बिल्कुल ठीक है, हाथ पैर हैं, बिल्कुल ही सुन भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, ठीक है, देख भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बट वहीं पे उनके नर्व्स में, उनके दिमाग में कुछ डिसेबिलिटी है और उस वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जो है क्या नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते चीज़ों को, अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। तो ये एक तरीके की छुपी हुई डिसेबिलिटी होती है। मेजर प्रॉब्लम्स जो कोग्निटिव डिसेबिलिटी में फेस करी जाती है वो क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर। जिन लोगों को कोग्निटिव डिसेबिलिटी होती है वो बातों को याद नहीं रख पाते। आपको दिखने में वो बिल्कुल सही लगेंगे बट उन्हें कुछ बात याद नहीं रहती है। जैसे वो गजनी देखा था ना, 15 मिनट बाद भूल जाता था, देख के तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ठीक है, बट जब उससे जब इंटरेक्ट करो तब पता चला बाद में कि अच्छा ये तो 15 मिनट बाद बातें भूल जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कोग्निटिव डिसेबिलिटी छुपी हुई डिसेबिलिटी होती है, या आपको इनविजिबल डिसेबिलिटी एग्जाम्पली याद रखना। तो इसमें जो हमारी कोग्निटिव डिसेबिलिटी होती है उसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं। पहला हो गया मेमोरी डिसऑर्डर, जिसमें याद नहीं रहती हैं बातें या फिर कुछ बात हुई है, कुछ सुना है, भूल जाए। दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? हाइपर एक्टिव हो जाना। जब कोई हाइपर एक्टिव होता है ना तो अपनी अटेंशन एक जगह पे नहीं रख सकता है। तो कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है क्या कि जिसमें जो है अटेंशन नहीं रख पा रहे हैं या बार बार कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रहे हैं। एंड तीसरा क्या हो गया? डिसलेक्सिया, यानी कि लिखने में प्रॉब्लम करना, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होना और स्पीकिंग में प्रॉब्लम होना। बोलने में दिक्कत आना, लिखने में दिक्कत आना या फिर जो है रीड करने में दिक्कत आने को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो कोग्निटिव डिसेबिलिटी समझ गए ना अभी तक? यूजुअली हमें क्या लगता है डिसेबिलिटी मतलब कि किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो ये डिसेबिलिटी होगी। नहीं, डिसेबिलिटी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो कोग्निटिव डिसेबिलिटी वो जो छुपी हुई डिसेबिलिटी है एंड इसमें जो है इंसान काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करता है। वो भूल जाते हैं बातों को, आप ऐसे याद रखो, या वो अटेंशन नहीं लगा पाते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले वो किसी बात पर अटेंशन नहीं लग पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चली जाती है, या फिर पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं या अच्छे से बोल नहीं पाते। जैसे वो तारी ज़मीन पर भी हमने जो है मूवी में देखा था ना, वो बच्चा, उसका नाम क्या था, है ना, तो उसको क्या थी, उसको भी डिसेबिलिटी सफ़र कर रहा था वो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इसमें क्या होता है? बेसिकली ये देखा गया है कि 18 ईयर्स से पहले ही होती है, कुछ कम ही केसेस होती है 18 ईयर्स के बाद के। एंड इस डिसेबिलिटी में क्या होता है, जितने भी थॉट प्रोसेस या इंटेलेक्चुअल काम जो है वो इंसान सही से नहीं कर पाता। इंटेलेक्चुअल काम मतलब जैसे आप समझ रहे हो कि रीजनिंग करना, जजमेंट करना एंड ऑल दैट, जब वो सही से परफॉर्म कोई नहीं कर पाए तो उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम कहें कि चीज़ जो दिखाई देती है वो क्या है, इसको सोशल डिसेबिलिटी भी बोल दिया जाता है। क्योंकि इस सिचुएशन में जो इंसान है वो अपने बिहेवियर को, इमोशंस को, थिंकिंग को जो है सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए वो ज़्यादा सोशल होना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हम देख सकते हैं अपना कौन सा होता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसान नहीं परफॉर्म कर पाता है किसी ना किसी फिजिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से या आपको फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। जैसे कि कोई ब्लाइंड है तो वो देख नहीं पा रहे हैं सही से, किसी के पैर नहीं हैं तो वो सही से चल नहीं पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है ये बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर जो है मीन वाइल आपके लाइफ टाइम में भी हो सकती है। जैसे पैरालिसिस, किसी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उनकी बॉडी बिल्कुल ही दे आर नॉट एबल टू फंक्शन और वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो गई हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। तो 3 टाइप की डिसेबिलिटी हमने पढ़ ली। पहली हो गई फिजिकल डिसेबिलिटी, सेकंड हो गई कोग्निटिव डिसेबिलिटी एंड थर्ड हो गई हमारी इंटेलेक्चुअल
ऑफ डिसेबिलिटी। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में एग्जाम में लिख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, यहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसेबिलिटी अभी आपको समझ में आ गया क्या होती है डिसेबिलिटी की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अगर एग्जाम में आए तो उनको जरूर अच्छे से मेंशन करके आप आइए, ठीक है। अब डिसेबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। क्या होते हैं डिसेबिलिटी के कॉजेज? तो देयर आर वेरियस कॉजेज जिसकी वजह से किसी को कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। पहला कॉज, जैसे हम हमेशा पढ़े कि डिसेबिलिटी बाय बर्थ होती है, तो पहला कॉज है जेनेटिक कॉज, यानी कि जो डिसेबिलिटी इनहेरिट करी गई होती है पेरेंट्स से या फिर हमारे एंसेस्टर्स से, ठीक है। तो पहला हो गया जेनेटिक कॉज। दूसरा हो गया पॉवर्टी की वजह से भी डिसेबिलिटी जो है वो इंसान में हो सकती है। सबसे पहला रीज़न इसका क्या है कि पुअर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए और वो उनका ना सही टाइम पे इलाज नहीं करवा पाते और वो बीमारी फिर इतनी बढ़ जाती है कि वो परमानेंट डिसेबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट आप कहो कि पुअर सैनिटेशन कंडीशन में पुअर लोग रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना डिजीज़ को वल्नरेबल होते हैं कि उन्हें अलग अलग डिजीज़ हो सकती है क्योंकि वो सही इन्वायरमेंट में और बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते हैं और ना ही वो अच्छे से खान पान कर पाते हैं, अपना मेल नरिश्ड होते हैं, तो दे आर प्रे टू नंबर ऑफ डिजीजेस और वो इलाज भी नहीं करा पाते हैं, तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्या कि उनकी डिजीज़ क्या बन जाएगी, आगे चल के कोई डिसेबिलिटी भी बन सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी होगी, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, इनकी वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है बॉडी में और इनको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये जो टाइप से डिसेबिलिटी होती है ना, ये सबसे मुश्किल होती है डायग्नोस करने के लिए और समझ में भी नहीं आती है। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस हम, वो क्या है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आप समझ सकते हो, नाउ डेज आपने देखा है कि एक्सीडेंट्स की खबरें हमें सुनने को बहुत मिलती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई बाय बर्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिजिकली फिट है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हुआ और क्या हो गया, वो उनके पैर चले गए तो वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सीडेंट भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिसेबिलिटी के होने का। नेक्स्ट देख सकते हो आप इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कई बच्चों को पोलियो हो जाता है क्योंकि वो जो है सही से इम्यून नहीं होते हैं, तो फिर उनको जब डिजीज़ होती है तो वो वेरियस अदर डिसेबिलिटीज़ का जो है फॉर्म ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो वो क्या हो गया डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है। देखो मेल न्यूट्रिशन भी एक कॉज है डिसेबिलिटी का। अगर बच्चे को जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण ना मिल रहा हो तो वो फिजिकली वीक हो जाएंगे और उनके अंदर अलग अलग जो है आप कह सकते हो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस वजह से वो जो है क्या बन जाएंगे, उनमें अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए में कॉज ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1-2 में कॉज लीड टू द लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉज पैरालिसिस। अब नेक्स्ट अगर आप सिंपल देखो यहाँ पे तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। एग्जाम्पल मुझे बताओ आप, यस हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल, वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी समय तक क्या देखा गया कि जो आगे की जनरेशन जब वो पैदा हुई तो उनमें कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी थी, ठीक है। तो अब गाइस हमने डिसेबिलिटी के आपने देख लिए हैं कॉजेज, इसको भी मैं एक आपको फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ जिसको आप आराम से जो है लिख पाए। ये देखिए आप कि जो हमारा CBSE का स्टडी मटेरियल उसमें इतने अच्छे तरीके से ये फ्लो चार्ट गिवन था तो मैंने से यहाँ पेश कर दिया है। एक्सीडेंट हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, रॉन्ग भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है डिसेबिलिटी, किसी डिजीज़ की वजह से, न्यूक्लियर अटैक की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। इसमें से कोई भी आप एग्जाम में मेंशन कर देना एज पर द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करेंगे अपना डिसऑर्डर एंड द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज गाइस डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर बेसिकली क्यों होता है, मेंटल डिसेबिलिटीज़ की वजह से जो डिसऑर्डर है वो हो जाता है। अब डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, हिंड्रेंसेज यानी कि रुकावटें प्रोड्यूस होती है इंसान की लाइफ में किसी भी काम को परफॉर्म करने में। एंड जो है ना इस डिसऑर्डर में यूजुअली क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी से ये रिलेटेड होता है। इस पर जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ब्रेन सही से नहीं चल रहा है तो क्या होगा, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ है इंसान सही से वो नहीं कर पाएगा या एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। आगे जब आप टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ जो ब्रेन में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से ये टाइप की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी है, ये काम कर भी रहे हैं तो एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। तो डिसऑर्डर बेसिकली मेंटल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। और डिसऑर्डर जो है गाइज इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर डिसऑर्डर को सही टाइम पर डिटेक्ट नहीं किया जाए या उसका इलाज नहीं करा जाए तो वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी भी बन जाता है। बट वहीं पे अगर डिसऑर्डर है, किसी के कुछ प्रॉब्लम हुई, डिसऑर्डर मतलब कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है, अगर उसका सही समय पे इलाज कर दिया जाए, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिसऑर्डर वाइप आउट हो जाता है, चला जाता है और इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर क्या है, इट इज़ अ मेंटल डिसेबिलिटी, इट इज़ एन एलिमेंट यानी कि एक तरीके की परेशानी है, एलिमेंट है जो डिस्टर्ब करता है
हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल को। ये हिंड्रेंस मतलब रुकावटें प्रोड्यूस करता है इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस में, एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी पहले बिगनिंग में स्टॉप करता है एंड धीरे धीरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है डिसऑर्डर कि इंसान क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अगर जो है डिसऑर्डर को सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं करा जाए और जो है उसको जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जाए तो वो भी जो है क्या बन जाता है, एक डिसेबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो डिसऑर्डर बेसिकली कंडीशन ऑफ माइंड से और मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है एंड अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए तो ये सही भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं देखो डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी के ना डिफरेंस, जिससे आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब गाइस ये देख लो आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी चैप्टर के बीच में करा रही हूँ जो एग्जाम में आ जाता है। क्या है, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंशिएट करना। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में है तो सबसे पहले आपको डिसेबिलिटी की डेफिनेशन लेके डिफाइन कर देना है, जो आपने लर्न करी है वही, और डिसऑर्डर की भी डेफिनेशन लिख के उसको डिफाइन कर देना। फिर जो है देखो डिसेबिलिटी में देयर इज नो चांस टू बिकम नॉर्मल, डिसेबिलिटी बेसिकली परमानेंट हो जाती है तो इसमें नॉर्मल होने के चांसेस नहीं होते। वहीं पे अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर में हाई चांसेस होते हैं कि अगर सही मेडिकेशन मिले, सही ट्रीटमेंट हो तो डिसऑर्डर जो है वो सही हो सकता है। डिसेबिलिटी इज कंसर्न विद वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, डिसेबिलिटी काफ़ी पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड होती है। वहीं पे अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो ये ज़्यादातर मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड होता है। डिसेबिलिटीज़ के 3 टाइप है, लिख दोगे आप, फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल। डिसऑर्डर के 5 टाइप है, ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD, जो अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो अब आपको डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। डेफिनेशन ईजी वाली लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमें 5 टाइप के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD। बहुत डिटेल में अभी मैं आपको ये समझाती हूँ और जो ये नोट्स मैंने क्रिएट करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कमेंट सेक्शन में आपको पता है पिन कर देती हूँ मैं सारे के सारे नोट्स, वहाँ से आप फुल अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ADHD क्या होता है, आप नाम से ही समझ सकते हो। ADHD के नाम से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि इंसान इस वाले डिसऑर्डर में क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, इनअटेंटिव रहता है। ये डिसऑर्डर बच्चों में होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, अटेंशन एक जगह पे नहीं लगा सकते हैं। अपनी कोई चीज़ उन्हें समझाने की कोशिश करो नहीं समझते, इधर उधर ध्यान ले जाते हैं, एक जगह पे टिक कर बैठ भी नहीं सकते हैं। वो हो गई क्या, हाइपर एक्टिव है वो। ठीक है, तो अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन मतलब जो है उसकी कमी हो जाना, डेफिसिट मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो ADHD में क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, इनअटेंटिव रहना, हाइपर एक्टिव रहना, ये सिम्टम्स होते हैं हमारे किसके, ADHD के। अब ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है, अभी हम बच्चों के एस्पेक्ट से ही पढ़े हैं CWSN से, तो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो बच्चा है वो एक तरीके से सही जगह पे एक तरफ बैठ नहीं सकता। ठीक है, हर जगह उन्हें बैठना ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें खाना मम्मी कैसे खिलाती है, पीछे पीछे दौड़ दौड़ के इधर उधर नहीं बैठते हैं। ठीक है, अब कहीं ऐसा होता है जिनमें ये सीवियर हो जाता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया, कि बिल्कुल ही हाइपर एक्टिविटी बहुत लेवल की हो गई है, वो नहीं सुनते हैं किसी की भी। ठीक है, फोकस नहीं कर पाना, टेंशन नहीं दे पाना किसी भी बात के ऊपर, तो उसको क्या कह देते हैं हम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स आप कह सकते हो। कहा जाता है कि ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, की लड़कों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल। लड़के ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, टेंशन एक जगह पे नहीं लगा पाते, हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ऐसा कहा गया है कि बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अटेंशन डेफिसिट में अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं लगाएंगे। अब ध्यान नहीं लगाओगे तो क्या होगा, हाइपर एक्टिव है, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या होगी कि क्या है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठना, ठीक है, फोकस ना कर पाना, अटेंशन नहीं दे पाना। ऐसे लर्न कर लो, अपने आप बना के लिख देना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फुल फॉर्म लर्न करो। इसमें बिहेवियरल सिम्टम क्या होते हैं कि इनअटेंटिव हो जाना, अगर कोई अटेंशन नहीं लगा रहा है तो इनअटेंटिव हो गया है, हाइपर एक्टिव हो गया है, इम्पल्सिव। ठीक है, मतलब तुम्हें पता है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना, एकदम से सडनली कोई बात सुनी और उसको एकदम से रिएक्ट कर देना, तो ये भी अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर का ही एक सिम्टम होता है कि या तो इंटरेस्ट नहीं दिखाना, अटेंशन नहीं दिखाने, फोकस नहीं कर रहे हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, या फिर बिल्कुल इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे जो है बिल्कुल ही रिएक्ट कर देना किसी सिचुएशन पे। ये हो गए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स। और अगर हम बच्चों के अंदर सिम्टम्स की इसकी बात करें, किसी बच्चे को ADHD होता है ना, यानी कि उनको ये प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो चीज़ों को ना डेली एक्टिविटीज़ को भूलने लग जाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉब्लम आती है, रूटीन एक्टिविटीज़ अपना रूटीन नहीं बना पाते हैं, और डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में बैठ के सोच रहे हैं, ख्वाब सजा रहे हैं अपने। ठीक है, और किसी भी एक्टिविटी से बेसिकली जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हैव प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली एंड
यूजुअली टॉक एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं रह पाते हैं। डू नॉट पे अटेंशन एंड यूजुअली मेक केयरलेस मिस्टेक, और अटेंशन में नहीं देते हैं और केयरलेस मिस्टेक बनाते हैं। तो एग्जाम में अगर आप ऐसे डिफाइन कर देना, और कुछ भी जो सिम्टम्स आप लर्न कर सकते हैं 3 to 4 वो लर्न कर लीजिए। कॉजेज देख लीजिए, पहला कॉज हो गया कहीं जेनेटिक फैक्टर, काफ़ी सारे जो ये डिसऑर्डर डिसेबिलिटी है जेनेटिक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कोई ब्रेन इंजरी की, पैदा होने के समय कुछ ब्रेन में डैमेज हो जाए तब हो सकता है। लो बर्थ वेट की बचपन में क्या है, जब पैदा हुए हैं तो वेट बहुत कम है, इस वजह से भी डिसऑर्डर हो जाता है। कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, कोई ब्रेन डिजीज है, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, कि घर में बिल्कुल ही अनुशासन नहीं है, तो उस वजह से भी बच्चा ये एक्वायर कर सकता है। अगर डाइट सही ना हो तो भी हो सकता है। या फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज ADHD। तो अगर मदर्स जो हैं अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है स्मोक करे, अल्कोहल करे, ड्रग्स लें, तो भी बच्चे में ADHD हो सकता है। तो आप कोई भी जो है कॉजेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्या है, SPD, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सेंसेस, ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो आप सेंसेस से इसको याद रखना, एज वी हैव सो मेनी सेंसेस, जैसे कि साइट हो गया, टच हो गया, और क्या हो गया, टेस्ट हो गया। हमारे पास काफ़ी सारी सेंसेस होती है ना। तो अब इस वाले डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है वो क्या करता है कि जो सेंसेस इंफॉर्मेशन भेजती है ना, उसको सही से रिसीव नहीं कर पाता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। आपने देखा है क्या होता है, अगर जैसे कि हमने बचपन में भी अपना साइंस में चैप्टर्स में पढ़ा है, क्या होता है कि अगर जो है हम अपना सेंसेस हमारी कैसी होती है, अगर कहीं पे कोई कैंडल है, आग जल रही है, उसमें कहीं पे भी आग जल रही है, तो अगर आप उस पर ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ को जैसे यहाँ पे हीट महसूस होगी, आप अपना हाथ यूँ पीछे कर लेंगे, यानी कि आपके जो सेंसेस हैं उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि अरे नहीं, इतनी गर्मी इसको नहीं झेलनी है, तो आप इसे यूँ पीछे कर लेंगे। बट अगर किसी को सेंसरी वाला डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या होता है कि वो फील नहीं कर पाते हैं चीज़ों को सही से, जो हमारा ब्रेन है वो सही तरीके से सिग्नल्स को रिसीव नहीं करता और रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और इंसान को पता भी नहीं चलेगा, जिसको ये प्रॉब्लम है उनका हाथ भी जलने का बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सेंसेस सही से काम नहीं करती हैं, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, एंड इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इन दिस द ब्रेन हैज़ अ डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन। या तो ब्रेन जो है सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उसको रिसीव नहीं कर पाता सही से, या फिर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता कि भैया आग जल रही है, हाथ पीछे करो ना, नहीं, ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता उसको, ठीक है, समझ गया, अच्छा ठीक है, रिसीव तो कर लिया सिग्नल को बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर कई बार सिग्नल ही ब्रेन को नहीं मिल पाता है। इट रेफर्स टू द वे द नर्वस सिस्टम रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस एंड टर्न देन इनटू मोटर एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज। जैसे कि रिस्पॉन्स होता है ना, अगर आप गर्म की चीज़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, अच्छा हाथ पीछे कर लीजिए, बट यहाँ पे वो रिस्पॉन्स सही से नहीं हो पाता है। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम दैट प्रिवेंट सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि ब्रेन में एक तरीके का ट्रैफिक जैम लग जाता है, न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम, और उसकी वजह से ब्रेन जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन को, जो सेंसरी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली होती है, और जो है सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तभी तो लिखा है मेरे रिमेन अनरिस्पॉन्सिव, यानी कि टच, साइट, टेस्ट, मूवमेंट, ये सब मल्टीपल सेंसेस जो हैं इफेक्ट होती हैं अगर किसी को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है तो आप वो आग वाले एग्जाम्पल से याद रखना कि अगर किसी आग के पास में जैसी उंगली ऐसे जाती है तो बंदा पीछे कर लेता है अपनी उंगली को, क्योंकि हमारे ब्रेन को समझ में आ जाता है, बट यहाँ पे वो चीज़, वो फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। क्या कि न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम लग जाता है सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन में, जिससे ब्रेन जो है रिसीव नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन को, और जो है उसकी तरफ जो है अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। नेक्स्ट अगर इसके कॉजेज देखें तो वही कॉज देखो सब में सेम रिपीट होते हैं ज़्यादातर। एक हो गया जेनेटिक कॉज, तो अगर आपको कभी भी इनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी हो ना कॉजेज़ की, तो लर्न कर लो सबसे पहले एक जेनेटिक हो गया और एक लो बर्थ वेट। जब बच्चे का बचपन में लो बर्थ वेट होता है पैदा होने के समय पर, और आगे बर्थ वेट जो है लो रहता है, तो उससे क्या होता है आगे बहुत डिसऑर्डर्स बनने के खतरे होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत बड़ा जो है इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ये लर्न कर लीजिए कॉजेज ऑफ SPD में। और हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर जो है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को। अगर किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर होता है या जिस भी इंसान को ये डिसऑर्डर है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। उनकी लैंग्वेज, उनकी सोशल स्किल और उनका जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो सही से जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप उनको देखोगे तो क्या आपको समझ में आएगा, हो सकता है कई बार वो क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, एक ही टास्क को बार बार रिपीट करते रहते हैं, अवॉइड करते हैं आई कॉन्टैक्ट को, और प्रेफर टू बी अलोन, अलोन रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सही से अपनी बातों को समझा नहीं पाते, सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या इनका मन करता है कि अकेले ही रहें ये। और अगर आप
आप इन्हें देखेंगे तो ये एक ही काम को दोबारा दोबारा करते रहते हैं। तो ये हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कम्युनिकेट करने में, लैंग्वेज में और सोशल स्किल्स को मेंटेन करने में और सही बिहेवियर मेंटेन करने पे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो इसके तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पे। एंड इसमें अगर आपको किसी को देखोगे कि कोई रेपिटेडली कोई बच्चा एक ही काम को बार बार रिपीट करा जा रहा है, आई कॉन्टैक्ट जो है अवॉइड करे और अकेला रहना पसंद कर रहा है, तो उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या होती है, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अटकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करते हैं। कॉजेज जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं इसके कॉज, ठीक है, या फिर बाकी वेरियस कॉजेज हैं जो मैं आपको इस चार्ट के थ्रू दिखा देती हूँ। ASD, इसके जो है बाकी के और डिटेल में सिम्टम्स यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू बता रखे हैं। सबसे पहले क्या, सही तरीके से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दूसरा, लैंग्वेज सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। सोशल स्किल्स, सोसाइटी के में अपने दोस्तों के साथ या किसी नोन के साथ सही तरीके से घुल मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, सोशल नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी, सोशल इंटरेक्शन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बोल ही नहीं पा रहे, अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। टेंडेंसी टू एंगेज रेपिटेटिव बिहेवियर, एक ही काम को बार बार करते रहते हैं और टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन अगेन, एक ही चीज़ को बार बार टच करते रहेंगे। एंड दे आर सेंसिटिव टू टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, ये कुछ सिम्टम होते हैं ASD के। एंड अगर इसके कॉजेज देखो तो कॉजेज गाइस सबके बेसिकली ज़्यादातर सेम है, जेनेटिक हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है अगर मदर्स केयर ना करे ASD। अब हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर पे चलते हैं, दैट इज आर OCD एंड ODD। तो OCD ओके, अब नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारा ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ऑपोजिशन मतलब अपोज करना, बात नहीं सुनना, और डिफाइंड मतलब भी यही होता है क्या कि बात को नहीं सुनना और अपोज करना। अब इस डिसऑर्डर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनके पेरेंट्स को भी। अब इस डिसऑर्डर में पता है बच्चे क्या करते हैं, सुनते नहीं है, बस अपनी ही सुनेंगे, ठीक है। कोई अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है, इवन एडोलसेंट में भी ये डिसऑर्डर देखा जाता है, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाएगा एकदम से, वहाँ हाई लेवल वाला, ना ही माता पिता की कोई बात सुनते हैं, गुस्सा आ जाए तो चीज़ें उठा के फेंकने लग जाएंगे, ठीक है, और अपनी बात मनवाते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। ऐसा देखने में रहेगा बच्चा जिद्दी है, बट ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर एक डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर आ जाता है, उस वजह से वो जो है बातें नहीं सुनते हैं अपने पेरेंट्स की और अपनी ही बात को जो है सही कहते हैं और जो है अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो दिस बिकॉज इसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है तो वो क्या करते हैं, आसपास लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि जो उन्होंने बोला है वो नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। ये एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे भी और जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं उनमें फिजिशियंस ने देखा कि उनको क्या हो रहा है, वो डिसोबीडियंट हो गए हैं, बात नहीं सुनते हैं और डिफाइंड बिहेवियर करते हैं। डिफाइंड मतलब भी क्या कि बिल्कुल भी बात को नहीं और ओबे नहीं करेंगे। अब जो भी लोग इस डिसऑर्डर से इफेक्टेड होते हैं वो रिबेल करते हैं, आर्ग्यू करते हैं अडल्ट्स के साथ, ओबे करने को नहीं मानते। अगर सिंपल आप देखो तो यहाँ देखो, डोंट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, रेफ्यूज टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट, कोई अगर रिक्वेस्ट करे नहीं मानते, ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिस्टेक एंड शो रिसेंटमेंट एंड अ रिवेंजफुल एटीट्यूड, ठीक है, और रिवेंजफुल एटीट्यूड दिखाते हैं। और अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो बहुत नाराज़ होकर और मूड खराब करके बैठ जाते हैं, बहुत ही नकचड़े से होते हैं, ये समझ गए आप। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर ODD। इसके कॉजेज क्या हैं, अगेन जो है इसके कॉजेज जेनेटिक भी होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जैसे प्रेजेंस ऑफ ODD ट्रेट्स हैव बीन लिंक्ड टू द एक्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ ब्रेन केमिकल्स, ठीक है। कुछ जो है फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन ना हो ना तो भी हो सकता है। सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, ड्यू टू इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, घर में ही अनुशासन ना हो, अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए, बहुत पॉवर्टी हो, बहुत क्योटिक एनवायरनमेंट में रहते हो तो भी हो सकता है, फैमिली में वायलेंस हो रहा हो तो भी हो सकता है बच्चे में ऐसा डिसऑर्डर, ठीक है, कि बच्चा जब आसपास में सही चीज़ें नहीं देख रहा है तो वो अपने माइंड को ऐसा बना लेते हैं और ये सब डिसऑर्डर्स उनके माइंड में हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस हम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऑब्सेशन मतलब पता है ना आपको कि एक चीज़ अगर दिमाग में आ गई तो बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते, वैसा ही ये डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में जो है बहुत सारे ऑब्सेशंस आ जाते हैं इंसान के दिमाग के अंदर, बच्चों के दिमाग में, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये होता है। इट इज सेड दैट द पर्सन विद OCD आर प्लेग्ड बाय कॉन्स्टेंट थॉट्स। इनको क्या होता है, अगर किसी को OCD है ना, जैसे हमारे साथ अगर कोई बात हुई, हमने सोची भूल गए कल तक, ठीक है, बट अगर किसी को OCD है उसके बाद दिमाग में अगर कोई बात आ गई तो वो रिपीट होती रहती है, बहुत ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक नॉर्मल लेवल वाले नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड ये काफ़ी कॉमन है ये चीज़, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कॉन्स्टेंट थॉट्स उनके दिमाग में आती रहती है किसी भी डर को लेकर, अलग अलग बातों पे, कोई छोटी सी भी बात भी है ना तो उसमें बहुत डर पैदा कर लेती है अपने मन के अंदर, ठीक है। देखिएगा इस OCD के ना सिम्टम्स आ सकते हैं एग्जाम में भी लिखने को। अगर कुछ लोगों को अगर OCD है ना तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको ऑब्सेसिव थॉट्स बार बार आते हैं, ठीक है। अब दो कंपोनेंट्स है OCD के, एक ऑब्सेसिव थॉट्स, बार बार दिमाग में सेम बातें आना, ठीक है, और कंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है। एक उनके बिहेवियर में भी आप देख सकते हो कि वो OCD से पीड़ित है या फिर वो जो है उनका ऑब्सेसिव थॉट से भी।
जाएगी। अब अगर उन्हें थॉट्स आती है, पता है कैसे आती है, उन्हें बार बार डर लगता है, अरे कहीं जर्म्स तो नहीं आ गए हैं, बार बार ऐसा लगता है बाहर जाने हैं तो डर लग रहा है, अरे जर्म से मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, हाथ धोते रहते हैं बार बार, ठीक है। एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होता है, फियरिंग ऑफ लूजिंग थिंग्स, डर लगता रहता है कोई चीज़ हम खो ना दे तो बार बार अरेंज करते हैं अपनी चीज़ों को, और सुपरस्टिशियस भी होता है, ठीक है। अगर कंपल्सिव बिहेवियर की बात करें, डबल चेकिंग हो, एक काम कर लिया तो उसे 2 बार चेक करेंगे। रेपिटेडली चेकिंग सेफ्टी ऑफ लव्ड वंस, देख रहे हो ये अपनी लव्ड वंस की सेफ्टी को बार बार चेक करते हैं। किसी एक्शन को, किसी वर्ड को दोबारा दोबारा रिपीट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अपनी क्लेंलीनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, हाथ धोते रहेंगे। अगर कोई मिट्टी भी लग गई है तो 50 बार अपने हाथ धो लेंगे कि बिल्कुल ही स्किन ही बिल्कुल रफ हो जाए, बट इन्हें दिमाग में ऐसा आता रहती है बात है कि अरे मुझे कुछ हो ना जाए, मिट्टी लग गई, जर्म्स लग गया, तो ये बार बार हाथ धोते रहते हैं। अगर कोई काउंट करना है, पैसे काउंट करना है तो उसे 10 बार काउंट करेंगे, अरे मैं गलत पैसे ना दे दूँ किसी को, ठीक है। आप ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग करते रहते हैं थिंग्स को, प्रे करते हैं एक्सेसिवली, जिनको ये होता है ना कि बहुत रिलीजन पे फोकस करते हैं, वो बहुत एक्सेसिवली प्रे करते हैं, या फिर जो है ये कुछ हमारे सिम्टम्स हो गए। तो अगर ऑब्सेसिव थॉट्स आए तो आप ये लिख सकते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर आए तो आप ये लिख सकते हैं। इसके कॉजेज भी एक्जैक्टली वही, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है इसका गाइस, और जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी। तो यहाँ पे हमारे कॉजेज कंप्लीट हो गए हैं ओसीडी के भी, एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि अगर हम किसी डिसेबल्ड से मिले तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो सबसे हम बात करें तो सबसे पहला क्या, अगर आप किसी डिसेबल्ड इंसान से मिले, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, तो कभी भी उन्हें ऐसे डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए, उनके नाम से उन्हें बुलाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर किसी के पैर नहीं हैं तो हम उनको लेम बोल रहे हो, आप नहीं, उनका नाम लेना चाहिए। दूसरा, अगर जो है आप किसी डिसेबल इंसान से मिले तो इट इज़ अप्रोप्रिएट कि आप उनसे शेक हैंड्स करें, आप उनसे हाथ मिलाएं, और जो है अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो क्या है, जो देख नहीं सकता है, उनको अपना परिचय दीजिए, बोलकर उन्हें बताइए कि मैं ये हूँ, और अगर आपके साथ में कोई कंपेनियन हो तो उसका भी इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, लीनिंग और हैंगिंग ऑन पर्सन्स व्हील चेयर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट लुक्स अनोइंग। अगर कोई व्हील चेयर में आपके सामने है ना, आपको उनकी व्हील चेयर पे ऐसे हैंग या फिर लीन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया, व्हेन टॉकिंग विद अ पर्सन ऑन व्हील चेयर और अ पर्सन हु यूजेस क्रचेस, कीप योरसेल्फ एट आई लेवल इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु फैसिलिटेट टू टॉक, तो उनके आई लेवल पे रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, टू गेट अटेंशन ऑफ द डेफ इन, ठीक है, अगर कोई सुन नहीं सकते और आपको उनकी अटेंशन चाहिए, आपको उनसे बात करनी है, तो आपको अपने शोल्डर्स को टैप करना चाहिए, तो उन्हें हैंड मूवमेंट्स करने चाहिए जिससे कि वो समझ पाएँ कि आप क्या बात कर रहे हो। तो ये कुछ डिसेबिलिटी एटिकेट्स है। नेक्स्ट आप ये 4 to 5 में देखें, अगर हम सिंपल देखें डिसेबिलिटी एटिकेट्स, तो पहला क्या हो गया, हैंड शेक करिए, जिनको डिसेबिलिटी है उनसे, उनको ऑफर करिए कि आप उनसे हैंडशेक कर रहे हैं। अगर आप उनको असिस्ट करने की कोशिश करते कि आप चाह रहे हो कि अरे इनकी मदद कर देता हूँ, जैसे कोई चल के नहीं जा पाने और सीढ़ियाँ आ गई, आप चाह रहे हो कि आप उनकी हेल्प कर दो, या कोई ब्लाइंड है, आपका चाह रहे हो कि आप उनकी रोड क्रॉस करा दो, तो पहले उनको मदद देने का, असिस्टेंस देने का ऑफर कीजिए। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप नहीं कीजिए, जब वो एक्सेप्ट कर ले तब आप उनकी मदद कीजिए। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड इंसान एडल्ट हो, यानी कि वो एडल्ट हैं, तो उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट करें, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट ना करें। एड्रेस में आ जाएगा कि आप उनके पहले नाम से उन्हें बुलाए, जैसे कि जो उनका नाम है, मिस्टर राहुल हो गया, एनीथिंग जो उनका नाम है वो बुलाइए। ये नहीं कि वो चल नहीं सकते तो आप उन्हें लेम बुला रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, जब आप किसी ब्लाइंड इंसान से मिले या किसी डिसेबल्ड से मिले तो आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और आपके साथ में जो है उनका भी इंट्रोडक्शन दीजिए। और कभी भी जो है ना, उनके ना ऐसे व्हील चेयर पर लीन नहीं करना चाहिए या उनके कंधों पे पैट कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डिसेबिलिटी एटिकेट्स। अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा, उस पर चलेंगे। लास्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि कैसे हम जो हमारे CWSN यानी कि चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, टाइम टू टाइम उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनकी डिसेबिलिटी को डायग्नोस करा जाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो उनके लिए सही जो उनको फिजिकल एक्टिविटी है वो उनको जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा उनका पहले मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनकी डिसेबिलिटी चेक होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे उनको जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें एंगेज कराना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है, फिजिकल एक्टिविटी में उस बच्चे को एंगेज कराने से पहले उनका इंटरेस्ट भी पूछा जाना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है, और उस हिसाब से एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट होते हैं वो चेंज कर लेने चाहिए एज पर द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है बच्चा या उसे कोई डिसऑर्डर है, तो वो जो इक्विपमेंट जो नॉर्मल स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में यूज़ हो रहे हैं, उनके लिए हो सकता है उन्हें थोड़ा डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करने पड़े, कि वो अगर कोई बॉल है तो उसका बॉल का साइज़ आपको अलग रखना पड़े, छोटा रखना पड़े, उसका कलर थोड़ा वाइब्रेंट करना पड़े कि बच्चा उसे देख पाए अच्छे से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो भी इक्विपमेंट है ना, उसका साइज़ जो है, उसका कलर जो है वो वेरी कर देना चाहिए इक्विपमेंट को एज पर द
डिसेबल्ड चाइल्ड या फिर जिस चाइल्ड को डिसऑर्डर है, ठीक है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी देयर, इन्वायरमेंट बनना चाहिए वैसा ही। देयर आर फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी लिमिटेड एज मूवमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर लिमिटेड। तो ना मूवमेंट जो है लिमिटेड होती है उनकी, तो इसलिए स्पेशल एक्टिविटीज़ उनके लिए करानी चाहिए। स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म दे मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया बिकॉज दे मे नीड सम टाइम टू रिलैक्स। ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। लाइट एंड साउंड आर ऑल्सो वाइटल फॉर मेकिंग गुड इन्वायरमेंट फॉर सच चिल्ड्रन। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजी शुड बी यूज़ कि आप उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उन्हें कोई पिक्चर बुक दिखा रहे हो और आप उन्हें चीज़ों को समझा रहे हो। रूल शुड बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब देखो जो रूल्स होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड, उसको जो है चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे उन्हें एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे दो, अगर उनसे एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, वो बैटिंग कर रहे हैं, एक अटैम्प्ट में नहीं हुई तो उन्हें एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे दो, ठीक है। इस तरीके से रूल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है। उनको एडिशनल रेस्ट टाइम दे दो बिफोर डूइंग द नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो फॉलो कर लेने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अवेलेबल कराने को किसको, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझा रही होंगी। अगर आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है हर एक चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, पिन कॉमेंट में नोट्स गिवन है। एंड जो है अगर आपको क्वेश्चन आंसर चेक करने हैं तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।